हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए जो आस्था आईएएस का जो ज्योग्राफी का टेस्ट है, भूगोल विषय का, ये हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस टेस्ट में टोटल आपको 100 प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है, अगर आप लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि मैं बीपीएससी से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो का यानी इस पीडीएफ को प्राप्त करना है तो चैनल में के डिस्क्रिप्शन में जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए लिंक है टेलीग्राम का, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है भारत, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे, है ना। चलिए, पहला प्रश्न है आपका, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम आपको बताना है। इसमें चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल का। तो जो सबसे कम जो सीमा रेखा साझा करता है भारत के साथ, वो है आपका नेपाल। ठीक है, तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। और नेपाल के बाद उससे थोड़ा सा ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है, पाकिस्तान करता है। और पाकिस्तान से भी ज़्यादा आपका चीन करता है, और सबसे ज़्यादा आपका बांग्लादेश करता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और अगर बात करें भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो वो है आपका रेड क्लिफ लाइन। और भारत और चीन के बीच कौन सा सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के बीच आपका मैकमोहन लाइन है। और जो है जीरो लाइन जो है आपका शून्य रेखा, वो भारत और बांग्लादेश के बीच है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी आपको बता रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिस करा रहा था बीपीएससी पीटी के लिए, जो एडिटोरिया का सीरीज, उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। अगर नहीं देखें तो देख सकते हैं। हम लोग उसमें टोटल 100 जो है पीटी के लिए 100 सेट्स का प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर अगर बात करना है तो सबसे यहाँ पर आता है आपका नल्ला मलाई की पहाड़ी, फिर आता है आपका जावेदी की पहाड़ी, फिर उससे नीचे आता है आपका नीलगिरी, फिर आता है अन्नामलाई, और सबसे नीचे आता है इलायची की पहाड़ी, जिसको जो है कार्डेमम की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जहां तक बात की जाए नीलगिरी पहाड़ी की, तो नीलगिरी जो पहाड़ी है, यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों एक दूसरे से मिलता है। और यहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो किस में है, अन्नामलाई की पहाड़ी में है, और जिसका नाम है अनाईमुडी। क्या नाम है, अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है पश्चिमी घाट की। और पूर्वी घाट की पूछेगा तो आपको बताना है महेंद्रगिरी। चलिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, कितने भारतीय राज्य और संघ शासित प्रदेशों ने भारतीय तट रेखा साझा की है। यानी कि आपको पूछा है टोटल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं भारत के जो तट रेखा सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर टोटल आपके 9 राज्य हो जाएंगे। कितने राज्य हो जाएंगे, 9 राज्य। पश्चिम से शुरू कीजिए आप। पहला हो जाएगा गुजरात, फिर गुजरात से सीधा आप चलिए गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, फिर आपका ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ये आपके 9 राज्य हो जाएंगे। और टोटल जो है 4 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा आपका लक्षद्वीप, तीसरा आपका क्या है पौंडीचेरी, और चौथा है आपका दादर वो नगर हवेली, दमन एवं द्वीप, ये मिला हुआ है आपका। तो ये 4 आपका केंद्र शासित प्रदेश है। इसलिए हमारा ऑप्शन आपका बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं चौथे नंबर का, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नहीं करता है आपको पूछा है, अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको कराया था वीडियो में कि आपका अरुणाचल प्रदेश जो है आपका 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, चीन, म्यांमार और आपका भूटान। मिजोरम ये भी करता है म्यांमार के साथ। और सिक्किम जो है आपका किसके साथ करता है, ये आपका भूटान के साथ और नेपाल के साथ करता है, लेकिन ये आपका म्यांमार के साथ नहीं करता है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा चौथे नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। जोजिला जो दर्रा है ये किस में स्थित है, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम या फिर धौलाधर। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, जास्कर श्रृंखला में आपका जो है जोजिला दर्रा जो है स्थित है, ध्यान रखेंगे। और जहाँ तक बुर्जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा, ये सब कहाँ पर है, आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट्स। और अगर आपको बात किया जाए काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों का तीनों ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। जो सतलज नदी है, जोजिला दर्रा से, नाथुला दर्रा से, लिपुलेख या फिर शिपकिला। तो बिल्कुल आपका 6 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, शिपकिला से होकर के ये भारत में प्रवेश करता है हिमाचल प्रदेश के पास। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल
राइट हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है, भारत के राज्यों का जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म, कौन सा एक जोड़ा जो है सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे आपका पश्चिमी कौन आता है, सबसे पश्चिमी में यहाँ पर आपका आता है गुजरात, है ना। गुजरात जो है सबसे पश्चिमी, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर यहाँ पर भारत का सबसे पश्चिमतम विस्तार है। और सबसे पूर्वोत्तम आपको बताना है तो यहाँ पर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट जो आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश और आपका क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी अपने धुरी पर करती है, धुरी पर अपना पृथ्वी जो है क्या करती है, घूर्णन करती है, परिक्रमण करती है, चक्रण करती है, परिभ्रमण करती है। तो बिल्कुल पृथ्वी अपने धुरी पर क्या करती है, जो है घूर्णन करती है, उसके चारों तरफ घूरती है अपने, यानी कि धुरी यानी अपने एक्सिस पर, है ना। परिक्रमण ये बोलेंगे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को बोलते हैं परिक्रमण या फिर चक्रण, है ना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, टुंड्रा प्रकार की वनस्पति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यहाँ बताना है। टुंड्रा प्रकार की जो है छोटी झाड़ियां इस वनस्पति का हिस्सा होता है। बिल्कुल, ये जो टुंड्रा वनस्पति है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये आपका शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है ना, ये याद रखेंगे। और ये छोटी झाड़ियां होती है शंकु टाइप का, इस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालय वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं और ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ शैवाल और लाइकेन पाए जाते हैं, बिल्कुल राइट। ये आपका यहाँ पर क्या होते हैं, शैवाल और लाइकेन इसका मुख्य है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पति का विकास सीमित है, बहुत कम मात्रा में होता है यहाँ पर, क्योंकि सूर्य की प्रकाश सही से नहीं पहुँच पाती है, पूरा का पूरा पर्वत जो है बर्फ से घिरा रहता है। और यहाँ पर 9वें नंबर का डी आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि ये समशीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है, बिल्कुल गलत है। ये आपका समशीतोष्ण नहीं, ये आपका शीत क्षेत्र में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। और टैगा के बारे में पूछा जाएगा तो वो होगा आपका समशीतोष्ण। पीर पंजाल श्रेणी जो है पाई जाती है, ये किस राज्य में है आपका पीर पंजाल, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब या फिर आपका उत्तराखंड। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पीर पंजाल ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बी नंबर यहाँ पर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग 11वें नंबर का। आप लोग भी आंसर करते जाइएगा, जो जो आपको आता है आंसर जरूर करेंगे, और जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनेंगे। नंदा देवी चोटी जो है आपका किस पर्वत श्रृंखला का भाग है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आपका नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है किसका भाग है ये आपका, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय ये कहाँ पर है, टिहरी गढ़वाल नामक जिले के बारे में मैंने बताया था आपको, टिहरी गढ़वाल। अगर ये आपको याद है तो ये भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। टिहरी गढ़वाल आपका उत्तर प्रदेश में है, और यहीं पर जो है सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में क्या चलाया गया था, चिपको आंदोलन चलाया गया था। इसलिए ये आपका नंदा देवी जो चोटी है हिमालय का, ये आपका गढ़वाल हिमालय के भाग के अंतर्गत आता है, और ये आपका कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। और अगर आपको नंगा पर्वत पूछेगा, नंगा पर्वत ये आपका कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सतमाला श्रेणी, कैमूर श्रेणी, रामगढ़ श्रेणी। और आपको पूछ रहा है क्वेश्चन की पर्वतमालाओं को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम में आपको बताना है, पश्चिम से पूर्व की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सबसे पश्चिम में कौन सा पहाड़ी है, तो सबसे पश्चिम में आपका सतमाला की पहाड़ी है, जो आपका कहाँ पर है, लगभग महाराष्ट्र के आसपास है ना। उसके बाद फिर सतमाला से हो जाएगा महादेव की पहाड़ी, फिर महादेव की पहाड़ी से कौन सा हो जाएगा आपका, कैमूर की पहाड़ी, है ना। ये आपका कैमूर रेंज, और ये आपका बिहार का कैमूर जिला वाला क्षेत्र में भी है। और उसके थोड़ा सा और पूरब में हो जाएगा छत्तीसगढ़ में आपका रामगढ़ श्रेणी, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 1 3 4, 2 1 3 4 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपका, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि जहाँ पर आपका लगभग सालों भर वर्षा होती है, और उष्णकटिबंधीय वर्षावन को सदाबहार वन भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ पर पाया जाता है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या फिर राजस्थान। तो बिल्कुल ये आपका पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से खरीफ फसल का उदाहरण है, चना, कपास, मटर, गेहूं। यहाँ पर कौन सा आपका राइट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे जो आपका चना है, मटर है, गेहूं है, ये सब के सब ठंड यानी कि जाड़े के मौसम में, जाड़ा ऋतु में उगाया जाता है, और ये आपका रबी फसल के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे।
जबकि कपास ये आपका क्या है, ये आपका ग्रीष्म ऋतु में और खरीफ फसल है, ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है और ये आपका खरीफ फसल है। तो बी ऑप्शन आपका 14 नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं से पृथ्वी के ताप कटिबंध की पहचान कीजिए। कुछ यहाँ पर 3 विशेषता दिए गए हैं और इन विशेषताओं के आधार पर आपको बताना है कि ये किस कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, इसके आधार पर। तो पहला आपका कथन कह रहा है कि दोपहर का सूर्य कभी सिर पर नहीं होता, कभी भी जो है दोपहर का सूर्य जो होता है सिर पर नहीं होता। तो 100% इससे बात हमको क्या पता चला कि ये तो उष्ण कटिबंध नहीं होगा। आगे कह रहा है इन क्षेत्रों का तापमान क्या रहता है, मध्यम रहता है ना। इन क्षेत्रों का जो है तापमान क्या रहता है, मध्यम रहता है। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे है हमारा, ये उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं जो है उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में है। यानी कि आपका कर्क से लेकर के उत्तर ध्रुव वृत्त और दक्षिण में मकर से लेकर के दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच। तो इस प्रकार के क्षेत्रों को क्या कहते हैं, शीत क्षेत्र। कभी नहीं ईद को बोलते हैं, शीत क्षेत्र कहाँ पर बोलते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र को बोलते हैं, है ना। तो वो भी नहीं होगा, उष्ण कटिबंध तो होगा नहीं। तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका शीतोष्ण कटिबंध, है ना। कर्क रेखा से लेकर के उत्तर ध्रुव वृत्त और मकर रेखा से लेकर के दक्षिण ध्रुव वृत्त, ये आपका शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय पट्टी का विस्तार है। उष्ण कटिबंधीय जो पट्टी है इसके विस्तार के बारे में पूछ रहा है आपको। भूमध्य रेखा से लेकर के कर्क रेखा तक, सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा से कर्क रही है, भूमध्य रेखा से लेकर के कर्क रेखा और भूमध्य रेखा से लेकर के मकर रेखा, यहाँ तक है आपका। ये आपका पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है, इसके ऊपर में कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आपका मकर रेखा है। ये क्षेत्र क्या कहलाता है आपका, ये क्षेत्र कहलाता है आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको बोल सकते हैं आप कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच का क्षेत्र। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्क रेखा से मकर तक का क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं 17वें नंबर का। यदि आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और दूसरे को किसी भी ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर देंगे। प्रश्न है, हिम अंधता यानी स्नो ब्लाइंडनेस रोग मुख्य रूप से किसके कारण होता है। ये जो रोग होता है किसके कारण होता है, ओजोन परत के पतला होने से। बिल्कुल आपका पहला ही ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, क्योंकि अगर ओजोन परत पतला हो जाती है तो क्या होगा कि जो है यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधे सीधे पड़ जाएगी और जो है ये आपका अल्ट्रावायलेट जो रेज है, जो परावैंगनिक किरणें हैं, वो सीधे पृथ्वी तक आ जाएगी, कैंसर होगा और जो है बाकी जो आपका बर्फ है, हिमालय के पहाड़ हैं, ये सब पिघल जाएंगे, है ना। तो इसका मुख्य कारण क्या है, आपका ओजोन परत का पतला होना। नेक्स्ट प्रश्न है, तारे जो है, कोई भी तारे जो होते हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए हमको प्रतीत होते हैं, क्यों, इसका कारण आपको पूछ रहा है। सूर्य जो है संपूर्ण ब्रह्मांड पूरब से जो है पश्चिम की ओर गति कर रहा है, बिल्कुल गलत है। ब्रह्मांड नहीं बल्कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व गति करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, ये घूमने के कारण नहीं होता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसके कारण पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन होता है, ये याद रखना है। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम बिल्कुल गलत है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम नहीं बल्कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूम रहा है और जिसके कारण हमको सूर्य जो एक तारा है ये हमको पश्चिम से पूर्व, हमारा पृथ्वी घूमने के कारण वो हमको पूर्व से पश्चिम जाता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि हमको सूरज को हम उगता हुआ पूरब की तरफ देखते हैं और डूबते हुए पश्चिम की तरफ देखते हैं, ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। बाकी जो हम लोगों ने ऊपर में प्रश्न किए ये आपका क्या है, इंग्लिश में उसका दिया गया है ट्रांसलेशन करके। नेक्स्ट प्रश्न 19वें नंबर को करते हैं, है ना। ये आपका आस्था आईएएस का टेस्ट है, ठीक है। इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र आपको बताना है, इसमें सर्वाधिक किसका है, महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सोन नदी का। सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र किसका है, आपका सोन नदी का है। बाकी जो आपका ये सारे नदियां हैं ना, महानंदा, रामगंगा, गंडक, ये सब के सब उत्तरी मैदान में, यानी कि जो है उत्तर का जो मैदान है, विशाल मैदान, वहां पर बहने वाली नदी है। और इन नदियों में जो है क्या ज़्यादा से ज़्यादा बालू, कंकड़ और उसके बाद गाद और जो है ह्यूमस, ये सब आ जाता है और जिसके कारण इसमें नदी का क्या होता है, गहराई कम हो जाती है, इसलिए उसका जलग्रहण क्षमता जो है कम हो जाती है। बाकी सोन नदी जो है आपका कहाँ से निकलती है, ये आपका पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदी है, इसलिए इसमें जो है गाद और बालू नहीं होती है, जिसके कारण इसका गहराई अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कुछ कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन से कथन सही है, आपको ये बताना है। चलिए, पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत होती है।
ये कह रहा है महासागरों से भूपर्पट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर है। एस तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के माध्यम से गुजर सकती है। अब यहाँ पर आपको कूट दिए गए हैं, बताना कि इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के लंबवत होता है, बिल्कुल गलत। पी तरंगे नहीं होती है बल्कि सेकेंडरी यानी कि एस तरंगे होती है, ठीक है, लंबवत। महासागरों में भूपर्पट्टी की जो औसत मोटाई होती है 5 किलोमीटर, बिल्कुल राइट, ये आपका सही है। अगर महाद्वीप में पूछा जाए तो महाद्वीपीय जो है भूपर्पट्टी में औसत की मोटाई कितनी होती है 35 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्र में 5 किलोमीटर। एस तरंगे जो होती है ठोस, तरल, गैस, द्रव तीनों में तैर सकता है, तीनों में गमन कर सकता है, बिल्कुल गलत है। एस तरंगे नहीं बल्कि एल वेव्स है ना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 आपका जो है कथन 2 बिल्कुल राइट है, तो हमारा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी का प्रत्यक्ष स्रोत है। आपको जो है बताना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष स्रोत, यानी कि सीधा सीधा हम देख करके बताते हैं कि पृथ्वी के अंदर कौन सी पदार्थ पाई जाती है और पृथ्वी के अंदर जो आपका हलचल होती है इसका कारण क्या है। तो हमको जो है दिखता है, तो भूकंपीय गतिविधि, भूकंप की गतिविधि को आप आंख से नहीं देख सकते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण बल देख सकते हैं क्या, प्रत्यक्ष हो सकता है क्या, डायरेक्ट नहीं ना। पृथ्वी का चुंबक, तो इसको भी नहीं देख सकते, लेकिन ज्वालामुखी को तो देख सकते हैं ना। तो ज्वालामुखी क्या करता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो है प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कराता है हमें। ज्वालामुखी के द्वारा क्या होती है, ज्वालामुखी उद्गार होती है और इससे बहुत सारे पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं वो पृथ्वी के बाहर आता है और हम देख करके बताते हैं अच्छा जो पृथ्वी का जो आंतरिक सतह है वहां पर जो है मैग्नीशियम, निकेल, आयरन ये सब पदार्थ पाए जाते हैं, ये हमको ज्ञात कराता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेंटल भूपर्पट्टी की सीमा को कहा जाता है, यानी कि मेंटल और भूपर्पट्टी ये हमारा जो है पृथ्वी का मान लीजिए मान लेते हैं, तो सबसे अंदर वाला ये हो गया कोर और ये हो गया मेंटल और ये आपका क्षेत्र क्या कहलाएगा, भूपर्पट्टी। तो भूपर्पट्टी और मेंटल के बीच का क्षेत्र हमको बोल रहा है कि इसकी सीमा को क्या कहेंगे हम, कोनार्ड या मोहो असंबद्धता, गुटेनबर्ग या फिर लेहमन। तो बिल्कुल आपका 22 नंबर का क्या हो जाएगा, आपका मोहो असंबद्धता बोलते हैं, तो जो है बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस धातु से बनी है। पृथ्वी का जो कोर है, ये पृथ्वी का कोर जो है ना, सबसे नीचा वाला अंदर वाला, ये आपका कोर, ये आपका जो करोड़ है किससे बना हुआ था, ये बना हुआ है नीफे से। किससे बना हुआ है, नीफे, यानी कि निकेल और फेरस यानी कि आयरन यानी लोहा से। तो निकेल और लोहा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, आग्नेय चट्टान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आग्नेय चट्टान के बारे में कुछ हमको 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है। आग्नेय चट्टानों जो है चट्टानें संरचना में सामान्य रूप से जो है क्रिस्टलीय होती है, ये आपको बताना है कि यह क्या सही है। सामान्य रूप से ये आपका सही होती है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट है, ये आपका क्रिस्टलीय होती है आग्नेय चट्टान। ये परतों में होती है और जीवाश्म सहित होती है, बिल्कुल गलत है, ये परतों में नहीं होती है, इसमें जीवाश्म बचेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आग्नेय चट्टान आग के समान होती है, इसमें टेम्परेचर और प्रेशर, इतना टेम्परेचर हाई रहता है कि कुछ कहने के बात नहीं। तो ये प्लाज्मा स्टेट में पाया जाता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होते, बिल्कुल गलत है। इन चट्टानों में सिलिका पाए जाते हैं। जब आग्नेय चट्टान जब जो है मेंटल से निकलता है ज्वालामुखी के द्वारा, तो उसमें सिलिका निकलते हैं, है ना, जलवाष्प निकलते हैं, धूलकण निकलते हैं, राख निकलते हैं। इसलिए हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो है कथन 1 हमारा बिल्कुल क्या है, सही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बलुआ पत्थरों के कायांतरित यानी रूपांतरित के कारण बनती है। जल्दी से बताएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कौन इसमें से बलुआ पत्थर, तो आपका क्वार्टजाइट जो होता है क्या होता है, बलुआ पत्थरों के कायांतरित यानी कि रूपांतरित होने के कारण बनता है। तो हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और संगमरमर किसका है, तो चूना पत्थर है संगमरमर। चूना पत्थर का जो है आपका कायांतरित रूप आपका संगमरमर है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक रूपांतरित चट्टान नहीं है, आपको इसमें से बताना है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट या फिर गैब्रो। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अभी यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया क्वार्टजाइट किसका है, तो बलुआ पत्थर का है। संगमरमर किसका है, तो संगमरमर जो है आपका किसका है, तो ये आपका चूना पत्थर का है। और जल्दी से बताइए ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट ये किसका है, चूना पत्थर जो ग्रेनाइट है ये किसका जो है आपका रूपांतरित रूप है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। पृथ्वी का महाद्वीपीय विस्थापन जो सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा, तो अल्फ्रेड
वैगनर के द्वारा दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, 27 नंबर का राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, अगला प्रश्न ले लेते हैं 28वें नंबर का। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में है। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। क्या बिल्कुल राइट है ना, नहीं है? तो बिल्कुल आपका ये सही है। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पास से निकलती है, मानसरोवर नामक झील के पास एक वहां पर ग्लेशियर है ना, और उस ग्लेशियर का क्या नाम है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, वहीं से निकलती है। बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है अरुणाचल प्रदेश में ये नदी भारत में प्रवेश करती है। बिल्कुल ये आपका आती है और आकर के यू टर्न लेती है, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। दूसरा भी कथन ठीक है। तीसरा कथन कह रहा है कि ये अंत में पद्मा नदी में मिल जाती है। बिल्कुल पद्मा जो है आपका, गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है ना, जब वो आपका कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, पश्चिम बंगाल से चली जाती है आगे, है ना, तो वहां पर पद्मा कहलाती है। तो वहां पर पद्मा के साथ मिलकर के ब्रह्मपुत्र नदी मेघना नदी का निर्माण करता है। बिल्कुल ये भी कथन आपका सही है। मानस नदी इसके बाएं तट की सहायक नदी है। बिल्कुल ये गलत है। माय जो आपका मानस है, मानस नदी इसका नहीं है। और बाकी ध्यान रखेंगे, जो मानस है एक आपका नेशनल पार्क है। तो हम आपको बताए हैं मानस नेशनल पार्क, जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है, ये असम है। मानस और काजीरंगा आपका नेशनल पार्क जो है, ये आपका असम का नेशनल पार्क है। 29वें नंबर का प्रश्न है बालू पत्थर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। बालू पत्थर अवपत्रित घाट चट्टान का है, अवसादी चट्टान का है, आग्नेय चट्टान का है, या फिर आपका रूपांतरित चट्टान का है। तो बिल्कुल ये क्या है, आपका बालू पत्थर जो है आपका अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। तो हमारा 29 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, अवसादी चट्टान। गोंडवाना चट्टान प्रणाली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ रखेंगे। जो आपका गोंडवाना जो चट्टान की प्रणाली है, ये किस चट्टान की प्रणाली है, तो ये आपका इस चट्टान की प्रणाली की जो है, ये आपका मुख्य रूप से खनिज कोयला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा आपका। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम नहीं है। निक्षेपण में से जमा करना, तो घुमाव, गोखुर झील, झरना, या फिर बाढ़ पीड़ित मैदान, आपको बताना निक्षेपण कार्य का परिणाम है इसमें से कौन। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, बाढ़ पीड़ित मैदान हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बाढ़ पीड़ित जो मैदान होती है, यह क्या होता है, इसमें बालू के कण और गाद को नदी ला करके क्या करती है, जमा करती है और बाढ़ पीड़ित मैदान का निर्माण करती है। तो ये निक्षेपण है। बाकी गोखुर झील, घुमाव, झरना, ये सब क्या है, अपर्दन है, अपर्दन का कारण बनता है। तसो जो कर है, तसो कर आर्द्र भूमि क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये कहां पर है, तो तसो आपको वर्ड्स ही लग रहा है, ये कहां पर होगा, आपका लद्दाख में। तो हमारा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय निक्षेपण स्थल रूप नहीं है। जलीय जो है निक्षेपण स्थल नहीं है, प्राकृतिक तटबंध, छिपड़ी का, बाढ़ का मैदान, या फिर डेल्टा। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, छिपड़ी का जो है ये आपका निक्षेपण नहीं है, जलीय निक्षेपण नहीं है। बाकी डेल्टा हुआ, प्राकृतिक तटबंध हुआ, बाढ़ का मैदान हुआ, ये सब के सब निक्षेपण के कारण बनती है। बाकी छिपड़ी का जो है ये आपका पतली धारा के रूप में ये अपर्दन के कारण होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का, पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों के का एक परिणाम है। 34 नंबर का प्रश्न बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो जो पर्वत निर्माण जो है ये आपका जो है अंतरजात बल के कारण होती है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंतरजात बल के कारण ये आपका उसी का परिणाम है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपको बहिर्जात के बारे में पूछा जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा, अपक्षय हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा, है ना, ये सब आपका बहिर्जात के कारण होता है। अगला प्रश्न है 35 नंबर का, मेरियाना गर्त, जो मारियाना गर्त है पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा जो है निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। ये जो है सबसे जो आपका गहरा जो आपका है हिस्सा मेरियाना गर्त, जिसकी लगभग गहराई लगभग 11,000 जो है मीटर के आसपास है। तो ये कहाँ पर है आपका, जल्दी से बताएंगे, तो ये आपका प्रशांत महासागर का है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा से उगाई जाती है। यानी कि अगर कम उपजाऊ मिट्टी हो और मिट्टी कैसी हो, बलुई मृदा हो, तो वहां पर इसको आसानी से उगा सकते हैं। जूट, कपास, मक्का, बाजरा, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो आपका राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, यहाँ पर ज्वार बाजरा की अच्छी खासी उत्पादन होती है, क्योंकि ये कम उपजाऊ मिट्टी है और यहाँ पर बलुई मृदा पाई जाती है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी कपास के बारे में ध्यान रखेंगे, ये आपका काली मिट्टी यानी कि रेगुर मृदा में उपजाई जाने वाली आपका रेशीय फसल है आपका। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है टीलाइट
का सही वर्णन करता है? टी लाइट का सही वर्णन इसमें से कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे जो ये टी लाइट होता है ना, ये हिमनदों के निक्षेप से बना होता है टी लाइट। तो कौन सा है आपका? तो यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है ये हिमनदों के निक्षेप से बनी अवसादी चट्टान है। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। बाकी जलोढ़ निक्षेपों के बारे में ध्यान रखेंगे तो दो प्रकार से बनता है जलोढ़ मैदान, है, एक आपका खादर और एक आपका बांगर। तो खादर क्या होती है? नवीन जलोढ़ मृदा होती है। बांगर जो है पुरानी जलोढ़ जो है मृदा होती है। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं अगला हम लोग प्रश्न ले लेते हैं फटाफट। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से बताना है कि इसमें से आपका कौन सा सही नहीं है। आग्नेय शैल को कायांतरित शैल में बदला जा सकता है। बिल्कुल राइट, इसी को तो बोलते हैं शैल चक्र। आग्नेय शैल को कायांतरित शैल में बदलना, अवसादी शैल को कायांतरित शैल में बदलना, कायांतरित शैल को आग्नेय शैल में बदलना, यही है आपका जो है, इसको बोलते हैं शैल चक्र। शैल का परिवर्तन अपक्षय, अपरदन, कायांतरित के क्रिया के कारण होता है। बिल्कुल राइट, ये कारण इसी के कारण होता है आपका शैल का परिवर्तन। शैल लंबे समय तक अपने मूल रूप में रहती है। ये क्या रहती है? अपने मूल रूप में। बिल्कुल गलत है, कभी भी शैल अपने मूल रूप में एक लंबे समय के लिए नहीं रहती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है आपका सही नहीं है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? मेंटल, क्रस्ट, बाहरी कोर, आंतरिक कोर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी कोर। जो पृथ्वी का बाहरी कोर है ये आपका मुख्य रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है 40वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक भरणस्रोत पर्वत नहीं है? आपको बताना इसमें से कौन भरणस्रोत पर्वत नहीं है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला, साल्ट रेंज, सतपुरा की पहाड़ी, ये तो 100% है ही है। यूराल पर्वत, तो बिल्कुल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। यूराल जो पर्वत है ये आपका भरणस्रोत पर्वत नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। 41वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागर की लवणता को सीधे प्रभावित नहीं करता है? सीधे प्रभावित नहीं करता, इसमें से कौन? कोरियालिस बल, हवाएं, वाष्पीकरण एवं वर्षा, नदियों में पानी का प्रभाव। तो पानी का प्रभाव नदियों में तो होगा ही, वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो लवण ज्यादा होगा। हवाएं जो है ये भी आपका क्या करती है? ये भी मुख्य रूप से महासागर में लवणता को प्रभावित करती है, किंतु जो कोरियालिस बल है ना ये आपका प्रभावित उतना रूप से नहीं करता है सही से, इसलिए हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? ठंडी जलधारा बताना है आपको। ब्राजील की धारा, तो ध्यान रखेंगे ब्राजील जो है ये आपका भूमध्य रेखा के क्षेत्र में पड़ता है। भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है ये आपका, यानी विषुवत रेखा। और जहां पर विषुवत रेखा होती है ध्यान रखेंगे वहां पर जो है क्या रहती है? सीधे सीधे तेजी एकदम सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, इसलिए वहां पर गर्म जलधारा होगा, ठंडी जलधारा नहीं होगा। गल्फ स्ट्रीम, ये तो नॉर्मल है, सबको मालूम है गल्फ स्ट्रीम कैसी है, गर्म जलधारा है आपका। आपको ठंडी जलधारा पूछ रहा है। अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा ये भी आपका गर्म जलधारा के अंतर्गत है। लेकिन आपका फॉकलैंड की जो जलधारा है जो आपका ये अंटार्कटिक महासागर वाले क्षेत्र से लगभग निकलती है, तो ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र से बहने वाली आपका क्या जलधारा है, इसलिए ये आपका ठंडी जलधारा है, फॉकलैंड की जलधारा, याद रखेंगे। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है? इसमें से किस महासागर को? जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल आपका राइट है, रिंग ऑफ महासागर प्रशांत महासागर है ना। प्रशांत महासागर में यहाँ आपका क्या होता है? लगातार जो है ज्वालामुखी का उद्गार होता है, जिसके कारण यहाँ पर काफी प्रकाश फैल जाती है, इसी के कारण इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है? इसमें से कौन सी जो है महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित आपको बताना है। बिल्कुल क्या हो जाएगा? अगुलहास की जो जलधारा है ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका हिंद महासागर की जलधारा है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग जल्दी से बताइए तो जो कमेंट बॉक्स में कि अगुलहास की जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है या फिर गर्म जलधारा, जल्दी से बताएंगे। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति और स्थान की व्याख्या करने में मदद नहीं करता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जिसको बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, पर्वत प्रणाली, समुद्र तल, भूकंप। बिल्कुल राइट है, ये आपका सही है, इसके बारे में चर्चा करता है ये भूकंप और समुद्री तरल, तो वही बात हो गया। महासागरीय धारा और जलवायु क्षेत्र, इसके बारे में हमको इससे मदद नहीं करता अध्ययन करने में, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, पृथ्वी की भूपटल पर भूकंप क्यों आता है, ज्वालामुखी उद्गार क्यों होती है, समुद्र तल में सुनामी क्यों आते हैं, ये सारे क्रियाएं हमको इससे पता चलता है, इसके व्याख्या करने में मदद मिलती है। लेकिन महासागरीय धाराएं, जलवायु क्षेत्र, इसके लिए कोई आपका सहायक नहीं होता है। जल और थल के वितरण की निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के द्वारा
सबसे अधिक विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है, यानी कि किस सिद्धांत के द्वारा जो है जल और स्थल के रूप में। तो बिल्कुल आपका 46 नंबर का क्या हो जाएगा, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य सिद्धांत है आपका। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ता है। जो काला सागर है ना, काला सागर को, ब्लैक सी को किससे जोड़ता है, मरमरा सागर से जोड़ता है। ठीक है, जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जलडमरू मध्य, जलडमरू मध्य यानी कि जल का एक संकरा भाग जो दो बड़े जल राशि को जोड़ता है। ये यूरोपीय भाग को इस्तांबुल व तुर्की के एशियाई भाग से पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। दो स्थलीय भाग को अलग करता है, दो जलीय भाग को जोड़ता है। तो इसमें कौन हो जाएगा, बिल्कुल आपका बेरिंग जलडमरू मध्य, बिल्कुल गलत है, ये आपका नहीं है बेरिंग जलडमरू। बाब अल मंदेब, ये भी आपका नहीं होगा, ये तो मिस्र के पास है आसपास। युकाटन, ये भी नहीं है आपका, बिल्कुल क्या हो जाएगा, बॉस्फोरस। तो बॉस्फोरस जो है आपका जलडमरू मध्य, ये आपका क्या करता है, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य करता है। 48 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, किन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। काफी सिंपल प्रश्न है, ये तो आप लोग बार बार पढ़े होंगे कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पतझर वन को ही क्या कहा जाता है, मानसूनी वन। क्या कहा जाता है, मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन 48 नंबर का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। जो 10 डिग्री चैनल है ना, वो अलग करता है, किसको किसको अलग करता है, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो अंडमान और निकोबार को एक दूसरे से अलग करता है 10 डिग्री का चैनल। तो 49 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सैन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। जो सैन एंड्रियास भ्रंश है, तो ये आपका एक रूपांतरित भ्रंश का उदाहरण है। तो हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी रूपांतरित भ्रंश में क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए ये आपका एक प्लेट है और एक आपका ये प्लेट है, दोनों जब समांतर चलती है ना, समांतर एक दूसरे के समांतर चलती है, एक दूसरे को क्या करते हैं, घिसते हुए, तो ये होता है आपका रूपांतरित भ्रंश आपका। और ये आपका एग्जाम्पल है इसका, सैन एंड्रियास भ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में भूकंप से संबंधित कौन सा कथन जो है आपको बताना है गलत है। कौन सा कथन इसमें गलत है आपको बताना है। अधिकतर भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, बिल्कुल राइट है। जो ज़्यादातर भूकंप जो आते हैं वो क्या होते हैं, किसके कारण आते हैं, जो प्लेटें होती हैं ना, प्लेटें अचानक फिसल जाती है, या फिर उसमें टकराव होता है, या फिर ज्वालामुखी का जो विस्फोट होता है उसी के कारण आता है। रिक्टर पैमाने पर 3.0 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित करता है। ये तो काफ़ी नॉर्मल का भूकंप आता है ना, ये ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये आपका सुनामी को उत्प्रेरित नहीं करता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्राय छोटे भूकंप आते रहते हैं, बिल्कुल राइट है। कहा जाता है ना, एक बार भूकंप आ गया तो 72 घंटे के अंदर फिर दोबारा आने की चांस बनता है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, सी ऑप्शन भी सही है। भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान या फिर सिस्मोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। आपको बताना है इसमें से सही कथन कौन सा है। 52वें नंबर प्रश्न का, दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में विस्तृत है। जो दंडकारण्य क्षेत्र, क्या ये सही है, बिल्कुल ये आपका गलत है। मेघालय का पठार हिमालय श्रेणी का भाग है, हिमालय के अंतर्गत आता है क्या, नहीं ना, ये तो आपका क्या आता है, आपका दक्कन पठार के अंतर्गत आता है। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ था, प्लीस्टोसीन काल में नहीं हुआ था, बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। जो मालवा का जो पठार है, तो किसके किसके बीच, ये आपका विंध्य और नीचे में आपका है अरावली की पहाड़ी, बिल्कुल हाँ सही है। ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र में आपका अरावली की पहाड़ी है, और ये आपका विंध्य, और इसी में है आपका मालवा का पठार। तो बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप तरंगे उपकेंद्र पर अधिक विनाशकारी होती है। यानी अधिक विनाशकारी उपकेंद्र पर होती है, एस तरंगे, पी तरंगे, आर तरंगे या फिर एल तरंगे। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एल तरंगे, जिसको बोलते हैं लव वेब। ये काफी खतरनाक होता है और सबसे विनाशकारी तरंगे होती हैं, ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का आपका, मैगलेन जो जलडमरू मध्य है, ये किसके बीच जो है मार्ग बनाती है, मैगलेन जलडमरू मध्य। तो ये आपका अटलांटिक महासागर और जो है प्रशांत महासागर, यहाँ पर जो है मार्ग बनाता है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका है जो मैगलेन जलडमरू मध्य, तो दोनों के बीच का मार्ग है। अपक्षय और अपर्दन की जो है संयुक्त क्रिया कहलाती है, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय मीन्स क्या कहलाता है, टूटना, टूट फूट होना,
और अपर्दन मतलब कि उसको बह करके एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित कर देना। तो अपक्षय और अपर्दन के कारण क्या होता है? अपघटन होती है, जलीकरण होती है, कार्बनीकरण होता है, अनाच्छादन होता है। तो 55 नंबर का क्या हो जाएगा? अनाच्छादन। अनाच्छादन मतलब कि एक स्थान से किसी वस्तु को, किसी चीज को, कंकड़ पत्थर को हटा करके दूसरी जगह कर देना, है ना, तो ये अनाच्छादन कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर का, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें से आपको बताना कि कौन सा कथन जो है सही है। महादेव पहाड़ियां विंध्य पहाड़ियों का भाग है। क्या ये कथन आपका सही है? बिल्कुल ये आपका क्या है? गलत है। महादेव पहाड़ियां विंध्य नहीं बल्कि आपका सतपुड़ा पहाड़ी का भाग है। पूर्वी और पश्चिमी घाट अन्नामलाई पहाड़ी पर मिलता है। बिल्कुल गलत है। सबसे पहला जब प्रश्न मैं उधर करा रहा था स्टार्टिंग में, तो उसमें मैंने बताया कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ी के पास मिलती है। बालाघाट पर्वत श्रेणी तथा सतमाला पर्वत श्रेणी जो है महाराष्ट्र में फैली है। क्या बिल्कुल ये सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। आपका बालाघाट और सतमाला महाराष्ट्र में है। सेवराय पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। बिल्कुल गलत है। कहाँ पर है सेवराय? जल्दी बताएंगे तो। सेवराय की जो पहाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग ले लेते हैं कौन सा? 57 नंबर का प्रश्न। 57 नंबर का प्रश्न है, विसर्प किस कारक के अपर्दन से निर्मित होता है? जो विसर्प, तो विसर्प जो झील बन जाती है जब नदियां बड़े बड़े तीखे मोड़ ले लेते हैं ना, तो इसके कारण जो होता है एक नदी अलग कर देती है, उसको अपेक्षित करके और जो है दूसरी तरफ से बहने लगती है, तो ये होता है आपका विसर्प। और ये किसके कारण बनता है? नदी के कारण बनता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, नदी के अपर्दन के कारण बनता है। 58 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वायुमंडलीय क्षेत्र को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार आरोही यानी कि ऊपर ऊंचाई को बढ़ते क्रम में आपको ये जो है मंडलों को बताना है, वायुमंडलीय भाग को बताना है। ताप मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो सब पृथ्वी, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी आपका, अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का सबसे पहला यहाँ पर कौन सा मंडल आता है? तो सबसे पहला क्षोभ मंडल, फिर आता है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद कौन सा आता है? मध्य मंडल, फिर उसके बाद आता है आपका ताप मंडल जिसको बोलते हैं आयन मंडल या फिर इसी को बहिर्मंडल भी बोलते हैं, और सबसे बाहर में आता है आपका बाह्य मंडल, है ना। तो हमारा पहला हो जाएगा क्षोभ मंडल, फिर दूसरा हो जाएगा समताप मंडल, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका मध्य मंडल, फिर इसके बाद हो जाएगा ताप मंडल। तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1, 2 3 4 1 आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल 58 नंबर का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी जो है रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? रेडियो तरंगों के संचरण में इसमें से कौन मदद करता है? तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल या फिर बाह्य मंडल। तो क्या हो जाएगा? बाह्य मंडल आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 59वें नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अगला प्रश्न ले लेते हैं फटाफट। निम्नलिखित में से जो है किस स्थान पर अलकनंदा नदी जो है भगीरथी से मतलब मिलती है, उसका दोनों का संगम है? कहाँ पर है? कौन सा स्थान है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर विष्णुप्रयाग? तो बिल्कुल आपका कहाँ पर है? देवप्रयाग में है। इसलिए हमारा 60 नंबर प्रश्न का बिल्कुल बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट के किनारे अवस्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये उद्यान के बारे में जो बात कर रहे हैं हम लोग, वो आपका पश्चिमी घाट के किनारे पर अवस्थित है। और माना जाता है कि 3 महत्वपूर्ण नदियां तुंगा, भद्रा, नेत्रावती यहीं पर इसका उद्गम है। ये राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपको बताना है। तो बिल्कुल ये आपका कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। इसलिए हमारा 61वें नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। और कुद्रेमुख ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर कुद्रेमुख से लौह अयस्क की खदानें आपका अवस्थित है, लौह अयस्क, है ना, कर्नाटका। 62 नंबर का प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर अवस्थित है? ओजोन परत मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल? ये तो काफी नॉर्मल प्रश्न है। ये आपका समताप मंडल में अवस्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की जलवायु में वर्ष भर सूर्य का तापमान जो है सामान्य अभाव 0 डिग्री और बहुत कम तापमान होता है? कौन सा क्षेत्र में? आपका मानसून जलवायु वाले क्षेत्र में, टुंड्रा जलवायु या फिर भूमध्य सागरीय जलवायु या फिर आपका सवाना जलवायु? तो ये आपका जो है टुंड्रा जलवायु है ना, ये आपका बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका पर्वतीय क्षेत्र जहां पर वर्ष भर जो है क्या होती है, बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर सूर्य का ताप सामान्य अभाव 0 डिग्री और बहुत कम तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, अंत उष्णकटिबंधीय जो है अभिसरण क्षेत्र, यह है आपका ITCZ। ITCZ का क्या फुल फॉर्म होता है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। ये कम दाब का क्षेत्र है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका भूमध्य सागर वाले ये भूमध्य रेखा के क्षेत्र के निकट होता है। ये आपका जो है भूमध्य रेखा है ना, 0 डिग्री अक्षांश, इसके 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में जो है आपका क्या होता है? ये अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है। ये आपका बिल्कुल कौन सा ऑप्शन में बिल्कुल सही हो जाएगा? तो ये भूमध्य रेखा के पास, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भूमध्य रेखा के पास। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं आपका, 1 सेकेंड दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 नंबर का, हिंदी के पश्चात कौन सी जो भाषा है भारत के सबसे अधिक बोली जाती है? भारत में हिंदी के पश्चात बोली जाने वाली सबसे अधिक आपका भाषा कौन सा है? बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल। तो 65 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट क्या हो जाएगा? बंगाली। बंगाली जो है आपका हिंदी के बाद बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है आपका, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न ले लेते हैं हम लोग, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना था? सिलिकॉन स्टेट है ना, तो जहाँ पर ज़्यादातर आपका क्या है, आपका सॉफ्टवेयर ये सब कंपनी जुड़ी हुई है, ये आपका भारत का कर्नाटक है, ये आपका सिलिकॉन वैली कहलाता है भारत का, तो कर्नाटक हो जाएगा, और अमेरिका का आपका कैलिफोर्निया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 67 नंबर का, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? आपको बताना है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह आपको, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा प्राकृतिक बंदरगाह में? मुंबई बंदरगाह। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कवक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? आपको बताना है कि कौन इसमें सही नहीं है। कवक जो होता है परपोषी जीव होते हैं, बिल्कुल सही है। ये कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। सभी कवक बहुकोषीय होते हैं, बिल्कुल गलत है। सभी कवक बहुकोषीय नहीं होते हैं, बल्कि कुछ कवक क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। ध्यान रखेंगे, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और जो है पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ये भी राइट है, और ये भी आपका, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही नहीं होगा आपका। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? जो दूध सागर जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? तो ये आपका मांडवी नदी पर है, तो हमारा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो धुआंधार जलप्रपात है कौन सी नदी पर है, और सुवर्णरेखा नदी, जो स्वर्णरेखा नदी है, इस पर कौन सी जलप्रपात है? स्वर्णरेखा पर हुंडरू का जलप्रपात है, जो झारखंड में है। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन जो है बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? बेसाल्ट लावा का अपक्षय यानी कि उसके टूट फूट के कारण हुआ है, तो काली मिट्टी, और काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टियां। तो हमारा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही इसमें सही सुमेलित नहीं है? परियोजनाएं हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ नदियां। नाथपा झागड़ी परियोजना, आपको बताना है इसमें से कौन जो है सही से सुमेलित नहीं है। नाथपा झागड़ी जो परियोजना है ये आपका सतलज नदी पर है, ध्यान रखेंगे। इडुक्की परियोजना ये आपका केरल में है, और पेरियार नदी पर है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है आपका। बेतिया जल विद्युत परियोजना महानंदा पर नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल मिलान नहीं है। बाकी लखवर व्यास परियोजना यमुना नदी पर है, ये भी आपका सही है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की जो है प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता इसमें से कौन सा है? दो या दो से अधिक शस्यों को एक ही खेत में उगाने की प्रक्रिया कहलाते हैं, या फिर आपका जो है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, पशुपालन एवं शस्य उत्पादन को एक साथ करना। बिल्कुल राइट, यानी कि आपका पशुपालन करना और कृषि उत्पादन करना एक साथ जब किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मिश्रित खेती। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर जब आप 12th क्लास का एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आंसर, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? बोकारो स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई है, तो बिल्कुल आपका 73 नंबर का क्या हो जाएगा? सोवियत संघ रूस, यानी कि यूएसएसआर के द्वारा, वर्तमान में रूस के द्वारा क्या किया गया था? स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। और ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया था? बंगाल में जो है दुर्गापुर जो आपका स्टील प्लांट था वो बंगाल में किसके द्वारा? ब्रिटेन की सहायता से किया गया था, और जो आपका भिलाई था वो जर्मनी है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से आपका कौन सा जो है देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपको बताना है स्पेन, साइप्रस, जॉर्डन, सीरिया, इसमें से कौन सा देश भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? तो जॉर्डन जो है आपका नहीं करता है। जॉर्डन जो है आपका भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है। और जो है वहाँ पर आपका कौन भूमध्य सागर के आसपास का क्षेत्र में आपका तुर्की आता है, साइप्रस आता है, निकोसिया आता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो 75 नंबर का बिल्कुल क्या हो जाएगा? शीशम। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में शीशम जो है आपका जो है मुख्य रूप से पाए जाते हैं, तो हमारा 75 नंबर का आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 76 नंबर का हम लोग ले लेते हैं। अगला प्रश्न 76 नंबर का, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और गलत युग्म का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा युग्म गलत है, कौन सा बताना है आपको। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए हुए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैं कराया हुआ हूँ, आप जब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे वहाँ पर आपको एडुटेरिया का एक सेट सीरीज मिलेगा जिसमें 100 सेट्स हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, 100 सेट्स।
तो उसमें आपको मिल जाएगा। हम लोग कंटिन्यू अभी जारी रख रहे हैं उसको, अभी कंटिन्यू चल ही रहा है हमारा। तो प्रत्येक सेट में हम लोग 50 प्रश्न वहाँ पर देखते हैं और ये सारे प्रश्न आपको वहाँ पर करा दिए हैं बहुत अच्छी तरह से। तो यहाँ पर जल्दी से बताएंगे। मानस और काजीरंगा के बारे में मैंने बताया था आपको, ये कहाँ पर है? मानस और काजीरंगा असम में है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो पहला हमारा, अच्छा हमको मिलाने बोला है कि क्या कहने बोला है? बोला है कि इसमें से गलत युग्म का बताना है, तो पहला ही हमारा आंसर सही हो जाएगा। बाकी बांधवगढ़ नेशनल उद्यान कहाँ पर है? राष्ट्रीय पार्क आपका मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में आपका कुनू नेशनल पार्क भी है, ध्यान रखेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे। इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में, बिल्कुल राइट है ये आपका। और असम में सिमलीपाल और आपका भीतरकनिका है। तो इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर का। निम्नलिखित वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं को आरंभ करने से कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी कि आपका कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सा परियोजना पहले शुरू किया गया, फिर उसके बाद कौन सा आपको बताना है इसमें से। तो बिल्कुल सबसे पहला कौन सा किया गया था? सबसे पहला आपका प्रोजेक्ट टाइगर है ना। प्रोजेक्ट टाइगर कब किया गया था? 1973 में किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर के बाद फिर क्या किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर के बाद जो है आपका हाथी परियोजना, फिर उसके बाद आपका मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। तो हमारा 1 2 3 बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है। 1 2 3 नहीं होगा, हमारा पहले हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर, फिर उसके बाद आपका मगरमच्छ और उसके बाद आपका हाथी के लिए प्रोजेक्ट। तो हमारा 1 3 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा 77 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के संदर्भ में औसत्य कथन यानी गलत कथन का आपको चयन करना है। 78 नंबर प्रश्न का। इसमें प्रावधान किया गया है कि देश के कुल भूमि क्षेत्र का 1/4 भाग वनों के अंतर्गत आता होना चाहिए। बिल्कुल गलत है। 1/4 नहीं बल्कि 1/3 यानी कि लगभग पूरे भारत का 33%, पूरे भारत का जो इतना क्षेत्रफल है पूरे भूमि का 33% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। चौथाई नहीं, 25% नहीं बल्कि 33। और जब वर्तमान में भारत का कितना है? 1% कितना है? जल्दी बताएंगे तो हमारा इस प्रश्न का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर नहीं गुजरती है? ध्यान रखेंगे, पूछ रहा है नहीं गुजरती है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप से? एशिया या फिर यूरोप? तो यूरोप से नहीं गुजरती है। यूरोप तो पूरा आपका कहाँ पर आता है? यूरोप तो आपका ठंड और शीत वाला क्षेत्र में आते हैं ना, तो यूरोप से नहीं गुजरती है। तो हमारा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में अंतर सबसे अधिक होने की संभावना बनती है? सबसे अधिक तो कहाँ पर होता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है, ध्यान रखेंगे। मरुस्थलीय क्षेत्र में दिन के समय बहुत अधिक गर्म और रात के समय बहुत अधिक ठंड, और जब दोनों का अंतर निकाला जाता है तापांतर, तो बहुत अधिक होता है। तो ये आपका थार का रेगिस्तान हो जाएगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो है? उच्चतम एल्बिडो आपको पूछ रहा है कौन रहा होगा? एल्बिडो किसको बोलते हैं? तो सूर्य यानी कि किसी भी सतह के द्वारा परावर्तित किरणें और सूर्य से आने वाली किरणें, इन दोनों का क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों का जब अनुपात निकाला जाता है इसी को बोलते हैं एल्बिडो। बंजर पथरीली गिरिपद भूपृष्ठ या फिर आपका हिमाच्छादित पर्वत, बलुई मरुस्थल, मैग्रोव वन। देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमाच्छादित पर्वत हो जाएगा। क्योंकि अगर बर्फ से ढका हुआ वो पर्वत है तो बर्फ मतलब कैसा होता है? श्वेत होता है, श्वेत रूप का। और ये पूरा का पूरा क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा, है ना। परावर्तित कर देगा पूरा का पूरा बर्फ प्रकाश को, इसलिए सबसे अधिक मात्रा में परावर्तित करेगा। और आने वाली क्रिया जब दोनों किरणों का क्या निकालेंगे हम लोग? अनुपात निकालेंगे तो सबसे मैक्सिमम निकलेगा, इसलिए हमारा एल्बिडो सबसे अधिक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वायु दाब के संबंध में निम्न में से कथनों पर कौन सा कथन आपका सही है? आपको बताना है सही कथन। समुद्र तल पर वायु दाब सबसे कम होता है, बिल्कुल गलत है। जो समुद्र तल है इस पर वायु दाब मैक्सिमम होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला कथन तो गलत हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब घटता है, क्या सही है कि नहीं है? बिल्कुल आपका सही है। जब जब आप ऊंचाई जाते जाएंगे वायु दाब कैसा होता जाएगा? घटता जाएगा। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, अगर टेम्परेचर बहुत अधिक है तो ठंडी होती है। वाह रे भाई, कैसा आपका कथन दिया हुआ है? बिल्कुल गलत है। जब तापमान उच्च होगा, टेम्परेचर हाई, तो हम लोग जानते हैं अगर टेम्परेचर हाई तो हीट क्या होगा? हाई, यानी बहुत ज़्यादा गर्म। और अगर टेम्परेचर खूब कम हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? उस क्षेत्र में ठंडी हवा होगी। तो ये भी कथन गलत है, ये भी कथन गलत है। तो हमारा इस प्रश्न का बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 83 नंबर का प्रश्न है। तो चैनल आपका जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ जाएंगे, ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। प्रश्न है पवन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पवन निम्न दाब वाले क्षेत्रों से उच्च दाब वाले क्षेत्रों की ओर गति करती है। क्या पवन जो है लो प्रेशर से हाई प्रेशर चलती है? नहीं, हमेशा कैसी चलती है पवन? हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। तो पहला कथन हमारा गलत है, हमको सही कथन चुनना है इसमें से।
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है। पृथ्वी का जो है अपने दिशा में घूमना जो है आपका क्या करता है, अपने अक्ष पर घूमना पवन की दिशा को प्रभावित करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल आपका करता है। कोरवियालिस बल जिसको बोलते हैं, पृथ्वी के धरातल के पास घर्षण बल के कारण पवन की गति प्रभावित होती है। घर्षण बल के कारण होती है कि नहीं होती है? तो ये भी आपका हो जाएगा। तो 83 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थानीय गरज के साथ, कौन सा ये राज्य है जिसमें स्थानीय गरज के साथ तेज आंधी और भारी बारिश को क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं? तो काल बैसाखी किस राज्य में कहते हैं, पश्चिम बंगाल में कहते हैं। और जब मानसून पूर्व वर्षा होती है उसको बोलते हैं मैंगो शावर, और वो कहाँ पर होती है, केरल और कर्नाटका वाले क्षेत्र में होती है। जेट स्ट्रीम, जो जेट धाराएं हैं ये क्या है, मानसून हवाएं हैं जो भारी वर्षा के कारण बनती है। पृथ्वी की सतह के ऊपर बहने वाली धाराएं तेज हवाएं, बिल्कुल सही है, ये आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो जेट स्ट्रीम होती है ना, तो पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपरी दिशा में यानी कि ऊपरी जो है सतह पर बहती है, तो हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस वाताग्र चरण में गर्म वायु जो है ऊपर उठती है तथा ठंडी जो है आपका संगनित और अवक्षेपित होती है? यहाँ पर आपको बताना है, स्थिर वाताग्र में, उष्ण वाताग्र में, शीत वाताग्र में, अधिविष्ट वाताग्र में। तो क्या होता है, यहाँ पर वायु गर्म होकर ऊपर उठेगा तथा ठंडा होकर के नीचे ये होगा, तो उसको बोलेंगे शीत वाताग्र। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ की विशेषता निरंतरता वर्षा करना है? निरंतर यानी कि लगातार बारिश करना किस प्रकार के मेघ की ये विशेषता है? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका वर्षा स्तरीय मेघ। वर्षा स्तरीय मेघ जो है ये लगातार क्या करता है, इसका काम, इसकी विशेषता है कि लगातार वर्षा कराना। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे कम दूरी कब होती है? तो सबसे पहले मुझे बताइए, जब सूर्य और पृथ्वी सबसे निकट होता है तो उस अवस्थिति को क्या कहते हैं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को बिल्कुल राइट उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और ये उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी की होती है। और जब सबसे दूर होता है कब होता है? 4 जून को होता है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW के लिए निम्नलिखित में से किसका वर्णन सही है, आपको बताना है। तो कोपेन का वर्गीकरण AW आप लोग पढ़े होंगे, CGW, CWG इस प्रकार से है ना। तो इस प्रश्न का बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो AW है ये उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु को दर्शाता है। किसको? सवाना जलवायु को। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय जो है विधियां निम्नलिखित में से कौन नहीं है? इसमें बताना है कि बाह्य स्थानीय विधि नहीं है, एक्स सेतु नहीं है, एक्स सेतु। तो यहाँ पर 90 नंबर का प्रश्न का क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये आपका ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, चिड़ियाघर, वन अनुसंधान केंद्र, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अलग जगह से पशु पक्षियों को ला करके रखा जाता है, पिंजरे में कैद करके रखा जाता है, यानी कि मानव का अपना हस्तक्षेप होता है यहाँ पर। लेकिन जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं ना, जिसको आरक्षण कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, तो वहाँ पर मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है। वो जो भी जीव जंतु वो होते हैं पूरा स्वतंत्र रूप से उसमें रहते हैं। तो 90 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 91 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है? सबसे अधिक औसत लवणता किस महासागर? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आपका आर्कटिक महासागर? तो 91 नंबर का क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सबसे अधिक औसत लवणता इसी की है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र और महासागरीय जैसे 2 बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण मार्ग को कहा जाता है, यानी कि जो एक समुद्र और महासागर को जोड़ेगा तो क्या बोलते हैं उसको, जो जोड़ने वाला, तो उसको बोलते हैं जल संधि या जिसको बोलते हैं जल डमरू मध्य। तो हमारा डी ऑप्शन 92 नंबर का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और स्थल भाग को जोड़ता है तो उसको बोलते हैं स्थल जल डमरू मध्य, है ना। ज्वार भाटा के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है? ज्वार भाटा के बारे में आपको पूछ रहा है, बताना है आपको। निम्न ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं, बिल्कुल गलत। निम्न ज्वार नहीं बल्कि उच्च ज्वार, वृहत ज्वार। महीने में दो बार महासागरीय जल का उठना और गिरना ज्वार भाटा कहलाता है, बिल्कुल गलत है। महीने में नहीं बल्कि दिन में, है ना। जब जल अपने निम्नतम स्तर पर आ जाता है तथा तट से पीछे चला जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं, बिल्कुल गलत है। जब जो है नीचे उतर जाता है तो उसको बोलते हैं भाटा, और जब ऊपर चढ़ता है तो उसको बोलते हैं ज्वार। डी ऑप्शन में है, सूर्य एवं चंद्रमा के प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण
जो है पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है, बिल्कुल राइट है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 93 नंबर प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा परवाल भित्ति द्वीप नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन परवाल भित्ति द्वीप नहीं है। महान बैरियर द्वीप जिसको बोलते हैं रीफ जो है ग्रेट बैरियर रीफ, तो ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है और ये आपका परवाल भित्ति द्वीप का एग्जाम्पल है। इंद्रधनुष की चट्टान फिजी, इंद्रधनुष की जो चट्टान फिजी में है ये भी आपका परवाल भित्ति के अंतर्गत आता है। स्वराज द्वीप भारत ये भी आपका आता है, किंतु क्योशो जो द्वीप है, क्योशो द्वीप ये आपका जापान का, ये आपका परवाल भित्ति का एग्जाम्पल नहीं है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। परवाल भित्ति का भारत में लक्षद्वीप भी इसी का एग्जाम्पल है। पश्च जल, खाड़ी, परवाल भित्ति आदि को निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, किस किस रूप में। प्राकृतिक तटीय आर्द्रभूमि, तो बिल्कुल ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको जो है प्राकृतिक तटीय आर्द्रभूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग 96 नंबर का। चेंचू जनजाति के लोग जो मुख्यतः शिकार और जंगल उत्पादों के व्यापार पर निर्भर है ये पाए जाते हैं। तो चेंचू जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, जल्दी से बता देंगे। तो ये आपका कहाँ पर पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूल निवासी नहीं है, उसका मूल निवासी नहीं है। तो यहाँ पर आपका 97 नंबर का याद रखने वाला चीज़ है, इसको सीधा सीधा आपको याद करना पड़ेगा। रेंगमा, रेंगमा जो है यहाँ का जो है निवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना है आपको, से इसमें से कौन सा असंगत है। प्रमुख एक तरफ बंदरगाह है और एक तरफ आपको देश दिए हुए हैं। हैम्बर्ग बंदरगाह जो है आपका जो है जर्मनी, ये आपका असंगत युग्म का चयन करना है। तो ये आपका बिल्कुल राइट है, ये मिला हुआ है। एंटवर्प नीदरलैंड, तो ये आपका बी ऑप्शन 98 नंबर गलत सही हो जाएगा, ये आपका नीदरलैंड में नहीं है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। भूमध्य सागरीय जो है कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से औसत्य विकल्प का चयन कीजिए। ये एक अत्यधिक वाणिज्यीकृत जो है कृषि है। तो बिल्कुल आपका क्या है, आपको औसत्य कथन का चयन करना है। तो भूमध्य सागरीय कृषि जो है ये आपका वाणिज्य कृषि उतना नहीं है, ये केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो है आपका प्रचलित, जी बिल्कुल आपका ये वाणिज्य यानी कि व्यापार के लिए किया जाता है ना। जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में संतरा का उत्पादन, अंगूर का उत्पादन, रसीले फलों और नींबू का उत्पादन जो किया जाता है वो जो है व्यापार और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए किया जाता है। तो ये वाणिज्यकृत है, बिल्कुल सही है। ये केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये आपका 99 नंबर का बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। ये केवल और केवल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में नहीं, बल्कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र वाली जलवायु जहाँ जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर पाई जाती है, ये आपका कृषि की जाती है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंगूर की खेती, संतरा की खेती यहाँ पर की जाती है। सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां उगाई जाती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। यदि आपने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर देंगे, दूसरे को जरूर ग्रुप में शेयर कर देंगे और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में जरूर एक नए सेट्स के साथ हम लोग मिलेंगे, है ना। और बाकी जो सेट्स प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं लगातार आपको, वो आप देखते रहेंगे। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा शैल जो है गैस भंडार है, यानी कि चट्टानी गैस भंडार जो है गैस भंडार किस देश में है, जल्दी से बता देंगे। तो बिल्कुल आपका चीन में है। कहाँ पर है, चीन में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई थिंक ये सेशन आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है, इसके लिए चैनल के जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और जाकर के इस पीडीएफ को प्राप्त करके इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।